नमस्कार, मैं हूं विवेक पाठक और आप देख रहे हैं भारत अपडेट का खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता। देश दुनिया में खबरें बहुत हैं, लेकिन हर खबर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज क्या हुआ, सवाल ये है कि क्यों हुआ, किसके लिए हुआ और इसका असर आने वाले कल पर क्या होगा। इन्हीं सवालों के साथ आज हम खबरों की भीड़ से चुनकर लाए हैं 5 बड़ी खबरें, 5 महत्वपूर्ण विषय जो सीधे सरकार, सियासत, व्यवस्था और आम लोगों से जुड़े हुए हैं। हम खबर बताएंगे, दावों की पड़ताल करेंगे, घटनाओं के पीछे की वजह को समझेंगे और कोशिश होगी कि हर खबर के उस पहलू तक पहुंचा जाए जो अक्सर खबरों के शोर में छूट जाती हैं। क्योंकि भारत भाग्य विधाता में खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, जबकि खबरों को समझा जाता है, उसके पीछे की राजनीति समझी जाती है, फैसलों के असर को समझा जाता है और आज की घटनाओं में छिपे कल के संकेतों को तलाशा जाता है। तो आज के कार्यक्रम में होंगी बड़ी 5 खबरें, 5 बड़े सवाल और हर खबर का विस्तृत विश्लेषण। सबसे पहले बात वंदे मातरम को लेकर जारी सियासी बहस की। कांग्रेस कार्य समिति के फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस वंदे मातरम के पहले 2 छंदों पर ही क्यों कायम है। 1937 के ऐतिहासिक फैसले से लेकर आज तक सियासत तक इस पूरे विवाद की वजह क्या है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आखिर क्यों हैं। इसके बाद मोदी कैबिनेट के उस फैसले की जिसका सीधा संबंध सरकार के डिजिटल संवाद से है। मंत्रियों की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। तो सवाल यह है कि जेनजी तक पहुंच बनाने के लिए सरकार की डिजिटल रणनीति क्या है और प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के सामने किस तरह की अपेक्षाएं रखी हैं। तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं, वो है उत्तर प्रदेश से और सीधे जेन अल्फा से जुड़ी हुई है। स्कूलों की व्यवस्थाओं और छात्रों की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सीधे स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद करने के निर्देश दिए हैं। आखिर इस खबर के पीछे सरकार की सोच क्या है और इसका शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। अब रुक करते हैं चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 2027 की चुनावी तैयारी से जुड़ी हुई है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन से लेकर उम्मीदवारों और गठबंधन के समीकरण तक आखिर कौन सी पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और आखिर में बात होगी जनगणना 2027 की। जाति की जानकारी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा चुकी है। सवाल है कि ओबीसी के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं है, सरकार की व्यवस्था क्या है, 2011 के अनुभव से क्या सबक लिया गया है और क्या इस बार तैयार होने वाले आंकड़े आने वाले वर्षों की नीतियों का आधार बन सकते हैं। वंदे मातरम से जनगणना तक, जेनजी से जेन अल्फा तक और आज की राजनीति से 2027 के चुनाव तक, आज हम समझेंगे इन 5 खबरों की पूरी तस्वीर, उनके पीछे की पूरी राजनीति और आने वाले समय के संभावित असर। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत भाग्य विधाता। शुरुआत करते हैं वंदे मातरम से, लेकिन इस बार शुरुआत कांग्रेस के फैसले से नहीं बल्कि उस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीखे हमले से। कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC ने तय किया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाने गाए जाएंगे और अब अमित शाह ने कांग्रेस के इस फैसले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह ने कांग्रेस के 1937 के फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस आज भी उसी सोच पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने CWC के मौजूदा फैसले को भी देशहित के खिलाफ बताया है। यानी वंदे मातरम पर सियासी घमासान एक बार अब फिर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह के इस बयान ने पूरे विवाद की राजनीतिक धार को और तेज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का फैसला आखिर है क्या और कांग्रेस क्यों कह रही है कि वो कोई नया फैसला नहीं ले रही बल्कि करीब 9 दशक पुराने अपने ही रुख पर आज भी कायम है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे।
बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यानी कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि उसके मंचों पर वंदे मातरम के गायन का तय प्रारूप पहले 2 छंदों का ही रहेगा। कांग्रेस इसे अपने ऐतिहासिक रुख की निरंतरता बता रही है और वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा बेहद भावनात्मक और ऐतिहासिक राष्ट्रगीत मानती है। There is no confusion. Congress president categorically told yesterday he CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया, बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 stands था। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले की असली कहानी आज की CWC की बैठक से नहीं बल्कि 1937 के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है, जिसका हवाला आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं। साल 1937 में वंदे मातरम पहले ही स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा प्रतीक बन चुका था, लेकिन गीत के बाद के छंदों में मौजूद धार्मिक और पौराणिक संदर्भों को लेकर आपत्तियां सामने आई। कांग्रेस के भीतर इस पर गंभीर चर्चा हुई और रविंद्रनाथ टैगोर की राय भी ली गई। ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक शुरुआती 2 छंदों में मातृभूमि का वर्णन व्यापक राष्ट्रीय भावना के साथ था, जबकि बाद के हिस्सों में धार्मिक संदर्भ मौजूद थे जिन्हें सभी समुदायों के लिए समान रूप से स्वीकार करना मुश्किल माना गया। इसके बाद 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने सार्वजनिक और राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम के पहले 2 छंदों के गायन को प्राथमिकता देने का फैसला किया। यानी आज कांग्रेस जिस फैसले को दोहरा रही है उसकी जड़ करीब 79 साल पहले पुराने उसी ऐतिहासिक निर्णय में है। हालांकि बीजेपी इस फैसले को अलग नजरिए से देखती है। बीजेपी का आरोप है कि 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम के पूरे स्वरूप से दूरी बनाई थी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उस दौर की परिस्थितियों और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की भावना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था। लेकिन इस बार विवाद सिर्फ 1937 के इतिहास तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम को लेकर हुए घटनाक्रम ने इस बहस को फिर से गरमा दिया है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारों को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने इस पूरे गीत के गायन को लेकर कांग्रेस की आपत्ति से जोड़कर निशाना साध दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर अलग स्पष्टीकरण दिया गया। इसके बाद गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भी वंदे मातरम के पहले 2 छंदों के गायन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और उन्होंने बीजेपी आरएसएस के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को लेकर बड़े सवाल उठाए। यानी एक तरफ बीजेपी वंदे मातरम के पूरे स्वरूप को सम्मान से राष्ट्र भावना से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने 1937 के फैसले को ऐतिहासिक और समावेशी दृष्टिकोण का हिस्सा बता रही है। और अब CWC के फैसले के बाद कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। आगे पार्टी के बड़े संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाएगा तो ये तय प्रारूप पहले 2 छंदों का ही रहेगा। लेकिन अमित शाह के आज के बयान के बाद साफ है कि ये फैसला अब सिर्फ कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रमों का मामला नहीं रहा, बल्कि इसके साथ इतिहास, तुष्टीकरण, राष्ट्रवाद और राष्ट्र भावना की पूरी राजनीति बहस जुड़ चुकी है। यानी सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि वंदे मातरम के कितने छंद गाए जाएं। असली सवाल यह है कि 1937 में लिए गए उस फैसले को आज की राजनीति किस नजरिए से देखती है। कांग्रेस इसे इतिहास और परंपरा की निरंतरता बता रही है, जबकि बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रही है।
गीत वही है, इतिहास भी वही है, लेकिन उसकी राजनीतिक व्याख्या बदल चुकी है। और आज वंदे मातरम एक बार फिर सिर्फ एक राष्ट्रगीत का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, इतिहास और सियासत के बीच खड़ी एक बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। अब बात मोदी कैबिनेट के उस अहम फैसले की जिसका सीधा कनेक्शन देश के युवाओं और सोशल मीडिया से है। पिछले कुछ दिनों में देश ने देखा कि जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया पर कंटेंट देखने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखने, लोगों को जोड़ने और बड़े मुद्दों पर दबाव बनाने की ताकत भी रखती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की इस ताकत को सबके सामने रखा है और इसी बदलते डिजिटल माहौल ने डिजिटल माहौल के बीच में मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों के सोशल मीडिया प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर रहे हैं। यानी सरकार के लिए अब सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि मंत्री जमीन पर कितना काम कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि उनके काम और सरकार के संदेश की डिजिटल पहुंच कितनी प्रभावी है। इस रिपोर्ट में 1 मई से लेकर 15 अगस्त 2026 तक मंत्रियों की सोशल मीडिया गतिविधियों का आकलन किया गया है, जिसमें इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता, पहुंच और लोगों की प्रतिक्रिया को देखा गया है। लेकिन सिर्फ ये नहीं देखा गया कि किस मंत्री ने कितनी पोस्ट की, बल्कि पोस्ट पर कितना एंगेजमेंट आया, कितनी प्रतिक्रियाएं मिली, औसतन एक पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लाइक्स और कितने इंटरेक्शन मिले और फॉलोअर्स का आधार कितना बड़ा है। इन तमाम आंकड़ों को मिलाकर मंत्रियों की डिजिटल परफॉर्मेंस का आकलन किया गया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आकलन में सबसे ऊपर रहे हैं। यानी डिजिटल संवाद के मामले में भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी बाकी मंत्रियों के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर सामने निकल कर आई है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को मंत्रियों की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का इतना बारीकी से आकलन करने की जरूरत क्यों और महसूस हुई? इसका जवाब बदलती राजनीतिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में छुपा है। आज सरकार का कोई फैसला हो, किसी मंत्रालय की उपलब्धि हो, कोई नई योजना हो या किसी मुद्दे पर सरकार का पक्ष जनता तक पहुंचाना हो, सोशल मीडिया सबसे तेज माध्यमों में शामिल हो चुका है। खासकर युवाओं के लिए इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म सूचना और संवाद के बड़े माध्यम बन चुके हैं। जंतर मंतर के युवा आंदोलन ने भी दिखाया कि वीडियो, पोस्ट और दूसरे डिजिटल कंटेंट किस तरह किसी मुद्दे को तेजी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी अब राजनीतिक संवाद सिर्फ मंच और रैली तक सीमित नहीं है, मोबाइल स्क्रीन भी राजनीति का एक बड़ा मैदान बन चुकी है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ पोस्ट की नहीं, बल्कि ज़्यादा पोस्ट करना और प्रभावी संवाद करना दो अलग अलग बातें हैं। किसी मंत्री ने बहुत ज़्यादा पोस्ट की लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया कम रही, तो दूसरी तरफ कोई मंत्री कम पोस्ट करके भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच बना सकता है। इसलिए एंगेजमेंट, रीच और इंटरेक्शन जैसे पैमानों को भी महत्व दिया गया। यानी सरकार का फोकस सिर्फ ये नहीं कि मंत्री सोशल मीडिया पर दिखाई दें, बल्कि ये भी है कि जनता उनके साथ कितना जुड़ी हुई है, उनके संदेश पर कितनी प्रतिक्रिया देती है और सरकार के काम की जानकारी कितनी प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचती है। और यहीं से इस पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, यूथ कनेक्ट। क्योंकि देश की युवा आबादी का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, अपनी राय बनाता है, सवाल पूछता है और राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया भी देता है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती सिर्फ योजना बनाने की नहीं है, चुनौती ये भी है कि उन योजनाओं और फैसलों की जानकारी युवाओं तक किस भाषा और किस माध्यम से पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संवाद करते रहे हैं और अब मंत्रियों की डिजिटल मौजूदगी को भी ज़्यादा प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यानी टीम मोदी में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल आउटरीच भी बनता हुआ नजर आता है। लेकिन सरकार की यूथ कनेक्ट स्ट्रैटेजी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं और विश्वविद्यालयों तक पहुंच बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। देश में उच्च शिक्षा का नेटवर्क बहुत बड़ा है,
यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के अलावा निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। यानी अगर सरकार को युवाओं से सीधे संवाद करना है तो देश भर के विश्वविद्यालय और कैंपस उसके लिए एक बड़ा नेटवर्क बन सकते हैं। इसलिए तस्वीर के दो हिस्से दिखाई देते हैं, एक तरफ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक तेज और सीधी पहुंच, और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय और कैंपस के जरिए ग्राउंड लेवल कनेक्ट, यानी सरकार डिजिटल और डायरेक्ट इंटरेक्शन दोनों रास्तों के साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। अब इसका असर मोदी कैबिनेट के कामकाज पर कितना पड़ेगा ये आने वाले समय में दिखाई देगा, लेकिन इतना जरूर है कि मंत्रियों के सामने अब सिर्फ मंत्रालय का काम करने की जिम्मेदारी नहीं है, उस काम को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। कौन सा मुद्दा किस जनता के सामने रखा जाए, सरकार की उपलब्धियों को किस भाषा में समझाया जाए, युवाओं के सवालों का जवाब किस तरह से दिया जाए, और सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट करने के बजाय लोगों के साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पर अब ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, फॉलोअर्स, लाइक या सोशल मीडिया रैंकिंग को किसी मंत्री के वास्तविक कामकाज का अकेला पैमाना नहीं माना जा सकता। किसी मंत्री की असली परफॉर्मेंस का आकलन उसके मंत्रालय के काम, नीतियों और जनता पर उसके असर से ही होगा। लेकिन डिजिटल युग में उस काम की जानकारी जनता तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रही है, ये भी राजनीतिक कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा बन चुका है। संभावित कैबिनेट फेरबदल से इस रिपोर्ट को जोड़कर चर्चाएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया रैंकिंग के आधार पर किसी मंत्री के भविष्य का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि मोदी सरकार में मिनिस्टर परफॉर्मेंस का दायरा अब सिर्फ मंत्रालय की फाइलों और सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं होगा। डिजिटल रीच और पब्लिक एंगेजमेंट भी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहे हैं। यानी जंतर मंतर की तस्वीर से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक युवा राजनीति और सरकार के संवाद का तरीका तेजी से बदल रहा है। युवा अब सिर्फ रैली में सुनने वाला वोटर नहीं है, वो सवाल पूछता है, वीडियो बनाता है, उसे शेयर करता है, अपनी राय बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसी डिजिटल ताकत से किसी मुद्दे को नेशनल डिबेट बना सकता है। इसलिए मोदी सरकार का यह डिजिटल रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मंत्रियों की सोशल मीडिया रैंकिंग की कहानी नहीं है, ये उस बदलती राजनीति की कहानी है जहां जनता तक पहुंच सिर्फ सड़क से नहीं, स्क्रीन से भी तय होगी। और आने वाले समय में टीम मोदी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा, मंत्री कितने सक्रिय हैं ये नहीं, बल्कि जनता से उनका डिजिटल संवाद कितना प्रभावी है, यही उनकी नई परीक्षा हो सकती है। जेन ज़ी के बाद बात जेन अल्फा की, यानी उस नई पीढ़ी की जो अभी स्कूलों में पढ़ रही है लेकिन अपनी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाना भी जानती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह मामले का संज्ञान लिया है, वो सरकार के उस प्रशासनिक मॉडल को भी दिखाता है जिसमें शिकायत के इंतज़ार करने के बजाय समस्या तक पहुंचने पर जोर दिया जा रहा है। लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों से सामने आए मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के मामले में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा व्यवस्था की निगरानी को और मजबूत करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी शिकायतों की गंभीरता से जांच करने की जरूरत पड़ने पर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर शिकायत सही है तो कार्रवाई होगी और अगर शिकायत गलत या भ्रामक पाई जाती है तो उसका तथ्यात्मक खंडन भी किया जाएगा। यानी सरकार ने शिकायतों को सिर्फ कागज पर दर्ज करने के बजाय जवाबदेही और समाधान से जोड़ने का रास्ता चुना है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि अधिकारी अब स्कूलों में जाकर व्यवस्थाओं को खुद अपनी आंखों से देखेंगे और बच्चों से सीधे संवाद भी करेंगे।
पढ़ाई कैसी हो रही है, पर्याप्त शिक्षक हैं या नहीं, भोजन की गुणवत्ता कैसी है, स्कूल में ज़रूरी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं, इन सभी पहलुओं की ज़मीनी जानकारी ली जाएगी। इससे सरकारी दावों और स्कूल की वास्तविक स्थिति के बीच अगर कोई अंतर है तो उसे भी सामने लाया जा सकेगा। यानी योगी सरकार का जोर सिर्फ शिकायतों की संख्या कम करने पर नहीं है, बल्कि समस्या को उसकी जड़ तक जाकर समझने और वही समाधान करने पर है। वहीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस इस पहल को खास बनाती हुई नजर आ रही है और यही जेन अल्फा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की स्कूली पीढ़ी डिजिटल दौर में बड़ी हो रही है। ये बच्चे सवाल भी पूछते हैं, अपनी बात रखते हैं और अपनी समस्याओं को सामने लाने के नए तरीके भी जानते हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला बच्चों की आवाज़ को दबाने के बजाय उसे प्रशासन तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। अगर किसी बच्चे को शिक्षक की कमी की समस्या है, अगर स्कूल तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, अगर भोजन या बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोई शिकायत है, तो अब प्रशासन सीधे बच्चों से बात कर सकता है। इससे समस्या के बड़े प्रदर्शन में बदलने से पहले ही उसकी समाधान करने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। दरअसल योगी सरकार की इस पहल का सबसे सकारात्मक पहलू यही है कि प्रशासन को सिर्फ फाइलों के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। अधिकारियों को मैदान में जाकर स्थिति देखने की जिम्मेदारी दी गई है। शिकायत सही होने पर कार्रवाई, गलत होने पर तथ्य सामने रखने की व्यवस्था और छात्रों और अभिभावकों से लगातार संवाद, ये तीनों कदम मिलकर शिक्षा व्यवस्था की निगरानी को ज़्यादा जवाबदेह बना सकते हैं। इससे स्कूलों में छोटी समस्याओं की समय रहते पहचान होगी, अधिकारियों को वास्तविक स्थिति का फीडबैक मिलेगा और बच्चों और अभिभावकों को भी ये भरोसा मिलेगा कि उनकी बात सीधे प्रशासन तक पहुंच रही है। यानी सरकार और स्कूल के बीच जो दूरी अक्सर शिकायतों की वजह से बनती है, उसे कम करने की बहुत शानदार कोशिश की जा रही है। बेशक पहल की सफलता का असली पैमाना जमीन पर मिलने वाला परिणाम होगा, लेकिन दिशा साफ है। योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर सिर्फ आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि निगरानी, जवाबदेही और प्रत्यक्ष संवाद तीनों को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया कर रही है। स्कूल में शिक्षक की कमी हो, बुनियादी सुविधा की समस्या हो, भोजन से जुड़ी शिकायत हो या किसी दूसरी व्यवस्था की कमी, अब अधिकारियों को मौके पर जाकर उसकी वास्तविक स्थिति को देखने और समाधान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत भाग्य विधाता में फिलहाल एक वक्त है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। अब बात उत्तर प्रदेश की उस सियासी लड़ाई की आज बात हो रही है जिसका चुनाव भले 2027 में होना है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने संगठन को नए सिरे से तैयार किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम सामने आ चुकी है और पार्टी लगातार जमीनी फीडबैक जुटाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी भी संगठन और संभावित उम्मीदवारों को लेकर सक्रिय है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और इसी बीच विपक्षी खेमे में सहयोगी दलों को लेकर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। यानी यूपी में चुनावी बिसात अभी से सज चुकी है और हर पार्टी अपनी अपनी अलग चाल चलने में लग चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि 2027 के चुनाव से पहले सपा के सामने मजबूत उम्मीदवारों को लेकर चुनौती खड़ी हो रही है। उन्होंने सपा की चुनावी तैयारी और उम्मीदवार चयन पर सवाल उठा दिए हैं। हालांकि ये बीजेपी का राजनीतिक दावा है और इसे उसी रूप से देखा जाना चाहिए, लेकिन पंकज चौधरी के बयान से इतना जरूर साफ है कि बीजेपी अब 2027 के चुनाव को लेकर सपा की तैयारियों पर सीधे राजनीतिक हमला शुरू कर चुकी है।
खास बात यह भी है कि बीजेपी संगठन के स्तर पर हम पहले ही अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं, इसकी खबरें भी दिखा चुके हैं। नई प्रदेश टीम में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं और पार्टी नेतृत्व लगातार जमीनी फीडबैक जुटा रहा है। यानी बीजेपी के लिए 2027 की तैयारी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संगठन और संभावित उम्मीदवारों के स्तर भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि बीजेपी के इस हमले के बीच समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने 2027 में सिर्फ बीजेपी से मुकाबला करने की चुनौती नहीं है बल्कि सहयोगी दलों और उनके साथ तालमेल और सीटों के बंटवारे का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ताज़ा विवाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के बीच आमने सामने देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने पुराने गठबंधन साथियों पर तंज कसते हुए कहा कि सपा ने उन्हें चवन्नी का रुपया बना दिया, लेकिन इसके बावजूद वे साथ छोड़कर चले गए। अखिलेश का इशारा सीधे तौर पर साफ तौर पर आरएलडी समेत उन दलों की तरफ माना गया जो 2022 में सपा के साथ थे लेकिन बाद में बीजेपी का नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। इसके जवाब में जयंत चौधरी ने भी अपनी तरफ से भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही किसी को बनाती और बिगाड़ती है। यानी जयंत ने सीटों और गठबंधन के आंकड़े के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत का आधार सीधे जनता को बता दिया। वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाती है। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? क्या पूछते? ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 सीटें जीती भी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का अपना राजनीतिक आधार है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी आखिरी वक्त में एनडीए में चले गए और अब 2027 के पहले दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है उसने पुराने गठबंधन की यादें और नए राजनीतिक समीकरण दोनों को चर्चाओं में ला दिया है। यानी मामला सिर्फ अखिलेश बनाम जयंत के बयान का नहीं है। असली सवाल ये है कि 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित किस तरफ जाएगा। आरएलडी एनडीए में रहते हुए अपनी जमीनी मजबूत करने में जुटी हुई है। जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार कर रही है, वहीं सपा अपने पुराने सामाजिक समीकरणों और नए राजनीतिक विस्तार के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष के इसी समीकरण पर लगातार नजर रखी हुई है। पार्टी की नई प्रदेश टीम में संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला गया है और नई टीम में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर जोर दिया गया है। यानी बीजेपी की तैयारी सिर्फ चुनावी नारों तक सीमित नहीं है, संगठन को बूथ से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक मजबूत करने की कवायद चल रही है। बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो सत्ता में रहते हुए अपने मौजूदा राजनीतिक आधार को कैसे बनाए रखे और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सामने आई चुनौतियों को दूर कर सके। इसके लिए संगठन, सामाजिक समीकरण और उम्मीदवार चयन तीनों पर काम जरूरी होगा। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व यूपी के सांसदों से फीडबैक ले रहा है और संभावित उम्मीदवारों को लेकर शुरुआती चर्चा भी शुरू हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2022 की तुलना में अपनी चुनावी स्थिति को और मजबूत करना है। अखिलेश यादव के सामने संगठन को विस्तार देने के साथ साथ अलग अलग सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ने की चुनौती है और इसके साथ सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल भी बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में गठबंधन का गणित कई सीटों पर चुनाव का परिणाम बदल सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन किसके साथ जाएगा और किस सीट पर कौन उम्मीदवार उतरेगा, इन सवालों पर होने वाली हर बातचीत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी। भारत भाग्य विधाता में फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ।
बात उस मुद्दे की जो आने वाले वक्त में देश की राजनीति से लेकर सरकारी नीतियों पर असर डाल सकती है। बात जनगणना 2027 की। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण यानी कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के लिए 40 सवालों वाली प्रश्नावली जारी कर दी है और इसमें आज़ादी के बाद पहली बार सभी समुदाय की जाति का जानकारी दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसी के साथ सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ओबीसी के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं है, जबकि सरकार की व्यवस्था में जाति का नाम खुले तौर पर दर्ज किया जाएगा। यानी कि सवाल सिर्फ एक कॉलम का नहीं है। इस असली सवाल ये है कि देश की इतनी बड़ी और विविध आबादी से जाति की जानकारी किस तरह से ली जाए ताकि आंकड़े सही हों, व्यवस्थित हों और आगे चलकर नीति बनाने में काम आ सके। जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए केंद्र ने 40 सवालों की प्रश्नावली अधिसूचित की है। इसमें सवाल नंबर 9 में पूछा जाएगा कि व्यक्ति एससी है, एसटी है या अन्य, जबकि सवाल नंबर 10 में जाति या जनजाति का नाम दर्ज किया जाएगा। खास बात यह है कि इस सवाल में पहले से तैयार किसी जाति सूची में टिक लगाने या ड्रॉप डाउन करने का विकल्प चुनने की व्यवस्था ही नहीं है। व्यक्ति अपनी जाति या जनजाति का नाम बताएगा और उसे दर्ज किया जाएगा। यानी सरकार ने जाति की पहचान को पहले से तय सीमित विकल्पों में बांधने के बजाय रिस्पोंडेंट के बताए नाम को रिकॉर्ड करने का रास्ता चुना है। ये व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में एक ही समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम, स्थानीय नाम और उपजातियां भी हो सकती हैं। ऐसे में खुले तौर पर जवाब दर्ज करने से शुरुआत में ज़्यादा विस्तृत जानकारी सामने आ सकती है। अब सवाल उठता है कि अब जाति का नाम सीधे दर्ज किया जा रहा है तो विवाद किस बात पर है। विपक्ष का तर्क है कि अगर पहले से तैयार सूची और कोड दिए जाए तो डेटा को एक रूप बनाना आसान हो सकता है। कांग्रेस ने इसी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और तेलंगाना जैसे राज्य के जाति सर्वे का उदाहरण भी दिया है। लेकिन सरकार के सामने 2011 के अनुभव की एक बड़ी चुनौती भी है। SECC 2011 के दौरान जाति की जानकारी दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में अलग अलग नामों और वर्तनी और उपजातियों के कारण डेटा को व्यवस्थित करने में बड़ी दिक्कतें सामने आई। 2021 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि SECC 2011 का कास्ट डेटा तकनीकी खामियों और इनएक्यूरेसीज के चलते प्रभावित था और आधिकारिक इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। यानी सरकार के पास इस बार सबसे बड़ा सबक यही है, जाति गिनना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे सही तरीके से दर्ज करना। यही वजह है कि इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि फॉर्म में कितना और कौन सा कॉलम है, बल्कि पूरी डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति का नाम बताता है तो उसे उसी रूप से दर्ज किया जाएगा। इसके बाद अलग अलग स्पेलिंग, स्थानीय नाम, समान नाम और उपजातियों को व्यवस्थित करने की चुनौती सामने आएगी। यहीं पर कोडिंग भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कच्चे डेटा को सीधे अंतिम आंकड़ा नहीं माना जाएगा, उसे व्यवस्थित करने और एक समान पहचान से जोड़ने की प्रक्रिया ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर एक ही जाति के नाम अलग अलग तरीके से दर्ज हो गए तो एक ही समुदाय के आंकड़े कई हिस्सों में बंट सकते हैं और इसमें अंतिम तस्वीर प्रभावित हो सकती है। 2011 के अनुभव में यही बड़ी चुनौती सामने आई थी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अलग अलग स्पेलिंग और नामों के कारण जातियों की संख्या असामान्य रूप से बढ़कर दिखाई दी। सरकार ने उदाहरण देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में उपलब्ध रॉ डेटा में बड़ी संख्या में अलग अलग कास्ट एंट्रीज सामने आई थी, जबकि राज्य की आधिकारिक सूचियों को अगर उनकी संख्या काफ़ी बताई जाए तो काफ़ी कम थी। यानी समस्या ये भी थी कि एक ही या समान समुदायों के नाम अलग अलग तरीके से दर्ज होने पर उन्हें एकीकृत करना बेहद मुश्किल हो गया था। इसलिए 2027 में असली परीक्षा सिर्फ ये नहीं थी कि स्टैंडर्ड डिस्टिंक्शन और वैलिडेशन की कैसी होगी। जाति के आंकड़े आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि किसी भी सरकार के लिए सही डेमोग्राफिक डेटा बेहतर पॉलिसी प्लानिंग का आधार बन सकता है।
किस सामाजिक समूह की आबादी कितनी है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, किन क्षेत्रों में किस तरह की ज़रूरत है, इन सवालों के जवाब अगर भरोसेमंद आंकड़ों से मिलते हैं तो योजनाओं को संसाधनों की प्लानिंग ज़्यादा टारगेटेड हो सकती है। लेकिन इसके लिए आंकड़े सिर्फ बड़े नहीं, सही और विश्वसनीय होने चाहिए। इसलिए 2027 की जनगणना में जाति की जानकारी शामिल करने का फैसला अपने आप में बड़ा कदम है और अब उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस जानकारी को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाए। और अब इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक पहलू भी समझिए। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और जातीय समीकरण पहले से ही यूपी की राजनीति में केंद्र में ला चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जातिगत आंकड़ों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सेंसस 2027 की प्रक्रिया का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। लेकिन सिर्फ जनगणना को सिर्फ चुनावी नजरिए से देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि इसका डेटा आने वाले कई वर्षों की नीतियों और योजनाओं के लिए भी आधार बन सकता है। यही वजह है कि सरकार के सामने एक बड़ा अवसर भी है। अगर करोड़ों लोगों से मिली जानकारी सही तरीके से दर्ज होती है तो उसका वैलिडेशन होता है, अलग अलग नामों को व्यवस्थित तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और अंतिम डेटा भरोसेमंद बनता है तो देश के सामाजिक ढांचे की ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है। तो पूरी बहस को एक लाइन में समझिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ओबीसी के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं दिया। सवाल ये है कि देश के हर व्यक्ति की बताई गई जाति को कितनी सटीकता से रिकॉर्ड किया जाएगा और इस रिकॉर्ड को जितनी वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार ने इस बार जाति को सेंसस 2027 का हिस्सा बनाकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब चुनौती उस फैसले को ज़मीन पर सही तरीके से लागू करने की है। 2011 के अनुभव से जो तकनीकी मुश्किलें सामने आई थी उनसे सबक लेते हुए अगर 2027 में डेटा कलेक्शन, कोडिंग और वैलिडेशन मजबूत तरीके से होता है तो ये जनगणना सिर्फ गिनने की कवायद नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में बेहतर नीति और ज़्यादा टारगेटेड गवर्नेंस के लिए मजबूत आधार बन सकती है। यानी सही आंकड़े होंगे, नीति ज़्यादा सटीक होगी तो योजनाओं का लक्ष्य ज़्यादा स्पष्ट होगा। और यही वजह है कि 2027 की जनगणना में असली सवाल सिर्फ कितनी जातियां हैं इसका नहीं है, असली सवाल है कि कितनी सही गिनी गई, क्योंकि देश की सामाजिक तस्वीर जितनी सटीक होगी सरकार की नीति बनाने की ज़मीन उतनी ही मजबूत होगी। सही गिनती, सही तस्वीर और उसी के आधार पर मजबूत नीति। जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा संकेत सामने आया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बता दिया। साथ ही उन्होंने यहां की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया और अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा के भी संकेत दे दिए। यानी अभी एडवाइजरी में बदलाव का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उसकी समीक्षा की बात सामने आना अपने आप में अहम हो जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान ने भी इस बयान पर आपत्ति जता दी है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका अपनी एडवाइजरी में क्या बदलाव करेगा, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बदलती जमीनी तस्वीर और अंतर्राष्ट्रीय नजरिए में क्या कोई नया संकेत दिखाई दे रहा है। 19 अगस्त को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री अब उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। बैठक में भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर भी कई चर्चाएं हुई। मुलाकात के बाद सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी की समय समय पर समीक्षा किए जाने की बात कही है। यानी फिलहाल अमेरिकी एडवाइजरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उसकी समीक्षा के संकेत ज़रूर मिले हैं। और कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसका सीधा संबंध जम्मू कश्मीर के पर्यटन से भी है। किसी देश की ट्रैवल एडवाइजरी विदेशी पर्यटकों के फैसले को प्रभावित करती है।
अगर आने वाले समय में अमेरिकी अपनी एडवाइजरी में राहत देता है तो जम्मू कश्मीर को लेकर विदेशी पर्यटकों का भरोसा बढ़ सकता है और इसका होटल, टैक्सी, दुकानदार, गाइड और पर्यटन से जुड़े दूसरे कारोबारियों का भी फायदा मिल सकता है। सर्जियो गौड़ ने भी कश्मीर की खूबसूरती और पर्यटन की संभावनाओं की तारीफ की है। यानी सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों भी जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। अब बात उस बदलाव की जिसे पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और विकास के स्तर पर देखा गया है। सड़क, रेल और सुरंगों के जरिए कश्मीर को देश से दूसरे हिस्सों से जोड़ने पर बड़े स्तर पर काम हुआ है। चेनाब रेल ब्रिज, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL अंजी ब्रिज, श्रीनगर से लेकर वंदे भारत जैसी परियोजनाओं ने भी कनेक्टिविटी को नया विस्तार दिया है। वहीं सोनमर्ग टनल जैसे परियोजनाएं भी साल भर बेहतर आवाजाही में मदद कर रही हैं। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी का असर सिर्फ यात्रियों पर नहीं पड़ता, इसका सीधा संबंध पर्यटन, स्थानीय कारोबार और रोजगार से भी है। यानी जम्मू कश्मीर की तस्वीर को सिर्फ सुरक्षा के नज़रिए से नहीं, विकास, कनेक्टिविटी और पर्यटन के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। और इसी के समांतर अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां बिजली, महंगाई, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों के प्रदर्शन सामने आते रहे हैं। कई मौक़ों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव और हिंसक झड़पों की खबरें सामने आती हैं। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थानीय लोग अपनी आर्थिक और बुनियादी ज़रूरतों को लेकर पाकिस्तान की सरकार से सवाल कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की परिस्थितियों को सीधे एक ही पैमाने पर तुलना ये सही नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ की स्थितियां कश्मीर को लेकर चल रही हैं और उसकी राजनीतिक बहस का हिस्सा जरूर बनती जा रही हैं। भारत भाग्य विधाता में फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। आज रुक करते हैं आप आखिरी खबर की ओर। लखनऊ के गोमती नगर में हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। बैंक के बाहर पत्नी की गोली मारकर हत्या, इसके बाद आरोपी पति का घर पहुंचना, अपनी बहन को गोली मारना और फिर खुद को गोली मारकर खुद आत्महत्या कर लेना। यानी एक ही घटनाक्रम में 3 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। इस पूरी वारदात के बीच आरोपी का कथित व्हाट्सएप स्टेटस भी सामने आया है, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया और कुछ दूसरे लोगों का भी जिक्र किया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पत्नी और पति के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। मामला तलाक के लिए फैमिली कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। ऐसे में सवाल है कि आखिर रिश्तों में ऐसा क्या हुआ कि विवाद हिंसा में बदल गया और एक परिवार पूरी तरह उजड़ गया। भारत अपडेट भी घटनास्थल पर पहुंचा। आपको दिखाते हैं पूरा घटना का मामला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि सबसे पॉश इलाका माना जाता है, उसके गोमती नगर क्षेत्र में जो ICICI बैंक है, यहीं पर जो है जो मानस वाजपेयी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद खुद घर गए और घर जाने के बाद अपनी बहन को भी उन्होंने गोली मारी और बहन को गोली मारने के बाद उन्होंने खुद को गोली मार दी। सबसे बड़ा सवाल यह है, आपको बता दें कि यही वो स्थान है जहां पर जो पुलिस ने, आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड्स करा के रखी है, पुलिस ने उस पर बैरिकेड कर दी है। यही वो जगह है जहां पर दिव्या मिश्रा को बात करने के लिए मानस ने इस बैंक से बुलाया, बाहर बुलाया और लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार यहाँ पर दोनों लोग खड़े होकर बातचीत शुरू की और बातचीत के दौरान ही दोनों लोग हाइपर हो गए और हाइपर होने के बाद उन्होंने
दिव्या मिश्रा को 2 गोली तुरंत मारी और गोली मारने के बाद वो तुरंत अपने घर गए और घर जाने के बाद बहन को भी मारी। यानी कि साफ तौर पर ये जो अभी तक पुलिस ने जो जांच की है, जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर पता चला है कि ये घरेलू कलह मानी जा रही है। दोनों लोगों के बीच में आपसी तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था। अलग घटना गोमती नगर इलाके में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर हुई। यह बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करने वाली दिव्या मिश्रा को उनके पति मानस वाजपेयी ने कथित तौर पर गोली मार दी। रिपोर्टों के मुताबिक मानस ने दिव्या को फोन करके बैंक के बाहर बुलाया था। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और इसके बाद उसने गोली चला दी। गंभीर हालत में दिव्या को लोहिया संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन इसके बाद कुछ ही समय के बाद घटनाक्रम ने एक अलग मोड़ ले लिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी पर गोली चलाने के बाद मानस अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी और इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा खोला गया तो अंदर मानस और उसकी बहन दोनों ही मरे हुए मिले। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जो सबूत मिले उन्हें जुटा लिए हैं। वहीं बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बैंक के बाहर जो वारदात हुई उसे लेकर आरोपी के घर पहुंचने तक की पूरी कड़ी सामने आ सके। में 12:15 के लगभग गोमती नगर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक के सामने एक युवती को गोलीबाजी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल जो महिला थी उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। जब इसी के ही थोड़ी देर बाद घुसड़िया गोमती नगर थाना क्षेत्र में घुसड़िया चौराहे से भी एक व्यक्ति के द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहाँ पे घटना को अटेंड किया गया तो ये वेरीफाई हुआ कि ये जो प्रथम घटना हुई थी उसमें जो महिला को गोली मारी थी उनके पति के द्वारा ही वहां पर अपनी बहन की हत्या करके उसको भी गोली मार दी गई। इनके द्वारा जब वहां पर चेक किया गया तो मृतक जो पति हैं मानव वाजपेयी, उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी अपना लगाया हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी सुसाइड को लेते हुए कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। बाकी पूरे सभी जितने भी शव हैं उनके पोस्टमार्टम करा के आगे की वैधानिक कार्रवाई की। अब सवाल है कि इस खौफनाक वारदात की वजह आखिर क्या थी। शुरुआती जानकारी में पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद की वजह सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच चुका था और दोनों अलग अलग रह रहे थे। लेकिन विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और हालात अचानक इस खतरनाक मोड़ तक कैसे पहुंचे, इसकी पूरी तस्वीर पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो सकती है। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा आरोपी के व्हाट्सएप स्टेटस की हो रही है। रिपोर्टों के मुताबिक मानस ने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया था। स्टेटस में उसने अपनी बहन और खुद को लेकर भी गंभीर बात लिखी थी। साथ ही दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत का भी जिक्र किया गया। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आरोप खुद आरोपी की तरफ से लगाए गए थे। इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए पुलिस के सामने ये पता लगाना भी अहम होगा कि स्टेटस में किए गए दावों की सच्चाई क्या थी और जिन लोगों का नाम लिया गया उनका इस पूरे विवाद से वास्तव में कोई संबंध था या नहीं। दिव्या और मानस के बीच चल रहे विवाद की जांच अब कई स्तरों पर होगी। आरोपी की मौत के बाद उसकी तरफ की कहानी जानने के लिए पुलिस को डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों पर ज़्यादा निर्भर रहना होगा। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन, कॉल डिटेल, व्हाट्सएप से जुड़ी जानकारी, घटनास्थल से बरामद हथियार और कारतूस, इन सभी सबूतों को आपस में जोड़कर घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने लाने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पर यह पता लगाना अहम होगा कि बैंक के बाहर वारदात जिस तरफ हुई है, घर में हुई दूसरी घटना के बीच क्या क्या हुआ होगा और क्या आरोपी ने पहले से इसकी तैयारी की थी या फिर ये अचानक किया गया अपराध है। पुलिस के सामने अब कई सवाल हैं। क्या पति पत्नी के बीच सही चल रहा था या जो विवाद इन दोनों के बीच में बताया जा रहा है वही इस पूरे मामले की मुख्य वजह था? क्या आरोपी ने पहले से इस वारदात की योजना बनाई थी
व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई थी और जिन लोगों का नाम लिया गया उनका इस विवाद में वास्तव में क्या संबंध था। इन सवालों का जवाब सिर्फ आरोपी के स्टेटस से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए पुलिस को सीसीटीवी, डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिवार से जुड़ी जानकारी को एक एक साथ जोड़ना होगा, क्योंकि आरोपी की मौत के साथ उसकी तरफ की कहानी भी अधूरी रह चुकी है। भारत अपडेट के खास कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि विवेक पाठक को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।